और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और जिस बात का डर था वो हो रहा है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 170, फिर ये बढ़कर हुआ 280 और अब खबर आ रही है 332 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, 332 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी तक सामने आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है रोहित। मेरी आवाज आ रही है हिमांशु? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का सैलाब आया था उसमें आप समझ सकते हैं ये आंकड़ा भी शायद अभी कम हो और ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। 332 अगर ये आंकड़ा पहुंच चुका है तो आप समझिए उसमें से अभी सैकड़ों ऐसे हैं जो अभी मिसिंग हैं, जो इससे भारतीय भी हैं और अन्य विदेशी मूल के लोग भी हैं जो फिलहाल जो हैं जिनके कोई लापता है, इनके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके का सैलाब कल नेपाल में देखने को मिला, तिब्बत से जो सब कुछ शुरू हुआ था उसमें 332 का आंकड़ा पहुंचा है और इस बात की आशंका है कि आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाता है कि नेपाल के लिए ये जो कुछ हाल फिलहाल में जो बर्बादी का जो एक आलम जो हम लोगों ने देखा है, चाहे 2015 का भूकंप हो, वो विनाशकारी भूकंप, और फिर कल जो फ्लैश फ्लड आया है, कुछ चुनिंदा ऐसी घटनाएं हैं जिसने नेपाल को पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद कर दिया है और इसीलिए मौत का आंकड़ा आप देख रहे हैं अभी बढ़ता जाए। कई लाशें हमने बताया आपको, कई लाशें पानी में तैर रही हैं अभी भी, जिसको जो पुलिस के दल है, रेस्क्यू दल है, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है जगह जगह पर। तो ऐसे में इस बात की आशंका बिल्कुल है कि ये मौत का आंकड़ा जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी सैकड़ों लोग जो है वो लापता है। हिमांशु, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा जब आप चितवन में पहुंचे थे कैसी तबाही वहां पर आई थी, क्योंकि वहां पर आपने बताया कि 108 शव अभी तक वहां पर बरामद किए गए हैं, लेकिन आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। यह भी कहा गया था कि 1500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जिनके बारे में पता नहीं है। और ये तो शुरुआती जानकारी है, ना जाने कितने घर ऐसे होंगे जिनके कई मालों पर कितने परिवार दबे होंगे, मलबे ने उनकी जगह ले ली होगी। तो उनके लिए अब क्या चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए चितवन का पूरा इलाका जो है दलदली इलाका हो चुका है। वहाँ तो चल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। एक कदम आप आगे बढ़ाइएगा तो घुटनों तक आपका पैर जो है वो ज़मीन में धंस जाएगा, इतने जो है दलदली ज़मीन हो चुका है। और फिर वहाँ पर नेपाल पुलिस जो है, APF के लोग जो हैं वो वहाँ पर लगातार गश्त कर रहे थे और जो उनको भी पता था कि लाशें जो है वो बहकर, जो पहाड़ी इलाकों से बहकर जो है वो नदी के रास्ते इसी चितवन होते हुए ही मतलब इन सब इलाकों में पहुंचेगा। तो इसीलिए APF की टीम भी वहां लगातार वहां पर गश्त कर रहे थे। कई लाशों को उन लोगों ने निकाला है हम, और आज तक से उन लोगों ने बताया भी कि केवल नारायण घाट से 35 लाशें उन लोगों ने निकाली है और चितवन से अब तक 108 से ज़्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बर्बादी का आलम था। नहीं, लेकिन आपकी उन लोगों से भी बात हुई होगी रोहित, उन लोगों से भी बात हुई होगी जिन लोगों ने कल अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाया। तो कैसे उन्होंने अपने आप को सेव किया, कैसे वो खुद को बचा पाए, इस बारे में उन्होंने बताया? क्योंकि अचानक से सैलाब आया तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल, वो तिब्बत से जो वो बर्बादी का आलम शुरू हुआ उसके बाद हम लोगों ने देखा पूरे रास्ते, अब तिब्बत से आप नेपाल होते हुए कई इलाकों होते हुए जब चितवन तक ये पूरा सैलाब पहुंचा था तो लोगों को समझ में नहीं आया। और इसीलिए जो है आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा संख्या में लोग जो लापता हैं, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था। लोग अपने रोज़मर्रा के काम में जो है वो व्यस्त थे और अचानक से जब ये सैलाब आया तो लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आज आप देख सकते हैं ये जो नदी आप देख रहे हैं पीछे, नारायणी नदी है। जब नेपाल में जब है ये नारायणी नदी कहलाती है, लेकिन जब ये भारत में प्रवेश करता है तो गंडक बन जाता है। आज ये थोड़ा सा इसका रूप आज शांत है, लेकिन कल यही सैलाब, यही तबाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही थी। और सरकार ने बताया कि 6.5 लाख लोगों को मोबाइल पर अलर्ट जारी किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए नेपाल में तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। नेपाल की सेना हर वो भरसक प्रयास कर रही है जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। कई लोगों को सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया, इसमें कुछ भारतीय भी हैं। और अभी तक जो जानकारी मिली है, नेपाल आर्मी ने जिन लोगों को रेस्क्यू किया उनमें 105 लोग तिमोरे इलाके के हैं और अभी भी फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं। दिन रात एक कर दिया है। जब सैलाब आया उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों की माल मत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है
ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते हैं। देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा। अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ। अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है। आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पूरा दलदल है, आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी। और जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान क्या मकान सब उसकी चपेट में आए। वहां देखिए किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा। और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनकी की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़ जंगल दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कितना डर उनके जहन में होगा। नोवाकोट में कमांड सेंटर बनाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया जा सके। और वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आशुतोष। नेपाल में ये अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है और सारा दारोमदार नेपाल की सेना और उसके साथ एयरफोर्स पर है कि वो व्यवस्था क्यों करे, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, वहां पहुंचना मुश्किल है। और ऐसे में जितने हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, इन सब की प्राथमिकता ये है कि दरअसल रोसोवो से लेकर के आगे के जो इलाके में कहूँगी, जरा आगे की देखिए, यहाँ से 14 से 15 हेलीकॉप्टर जो हैं, जिसमें नेपालिजामी और उसके जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनको भी शामिल किया गया है। रास्ता खराब है तो कोशिश ये की जा रही है कि मलबे में जितने लोगों को ढूंढा जा सके, या वो लोग जो आसपास उन प्रभावित इलाकों में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे 50 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाही से भरा हुआ है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी जिसे हम कहते हैं, इसमें दिखाई देती है वो ये कि ये वो लोग हैं जिनके अपने कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कहीं